अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, अभी अभी पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान जो वर्ल्ड कप का मैच था वो अभी भी ख़त्म हुआ है और पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान ने आज 165 रन का टारगेट दिया था इंग्लैंड को जीतने के लिए और इंग्लैंड ने उससे आखिरी ओवर में अब से कुछ देर पहले पूरा कर लिया। पाकिस्तान का सुपर 8 में टेक्निकली तो ये दूसरा मैच था, लेकिन एक्चुअली ये पहला मैच है जो एक्चुअली खेला गया, क्योंकि पहला मैच जो है वो बारिश की नजर हो गया था न्यूजीलैंड के खिलाफ। तो पाकिस्तान ने एक किस्म का अपना पहला मैच ही सुपर 8 मरहले में खेला। और अगर बड़ी टीमों के हवाले से बात की जाए तो बड़ी टीमों के खिलाफ ये पाकिस्तान का दूसरा मैच था। भारत के खिलाफ एक मैच खेला जो इससे पहले खेला गया था, उसमें पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा। और अब ये एक दूसरी बड़ी टीम के खिलाफ ग्राउंड में उतर के जो मैच खेला गया वो भी पाकिस्तान जो है उसको इसमें शिकस्त हुई। छोटी टीमों के अगेंस्ट फिर भी पाकिस्तान अपने वो तमाम मैचेस जीता, लेकिन बड़ी टीमों की जब बारी आई तो पाकिस्तान को नाकामी का सामना करना पड़ा। आखिर कौन कसूरवार है आज की इस परफॉर्मेंस का? ये जिस किस्म की परफॉर्मेंस आज हमने देखी है इसके ऊपर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट डॉक्टर नुमान नियाज साहब और हमें ज्वाइन कर रहे हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर मुश्ताक अहमद साहब। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपसे आगाज करेंगे। योर फर्स्ट कॉमेंट्स, ये अभी अभी जो कुछ भी हमने स्क्रीनों पर देखा है, योर फर्स्ट कॉमेंट्स ऑन दैट। वेरी बैड टीम सिलेक्शन। मतलब आपका जो बेस्ट सेकंड बेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड है T20 में, इब्रार अहमद, उसको आपने बाहर रखा। अगेन यू पैक्ड योर टीम विद कपल ऑफ ऑलराउंडर्स। साइम अयूब का मंसूर, बिल्कुल आप शॉक में चले जाएंगे जब मैं आपको ये बताऊंगा कि 6 मैचों में 70 रन थे इस वर्ल्ड कप में, 14 की एवरेज है और 9.28 की एवरेज है इन ऑल T20 इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स। उसके साथ परसिस्ट करना, अगेन जो आज क्रूशल कैप्टनसी का आपको फेलियर नजर आया, वो जहां पे उस्मान तारिक ने आउट कर दिया हुआ था 8वें ओवर में, आपने 10वें ओवर में रिप्लेस करके साइम को ले आए। इंग्लैंड वर अंडर प्रेशर, ऊपर से आउट हुए थे, ग्राउंड बड़ा था, ड्यू फैक्टर था, आपने 20 डबल्स जो हैं वो कंसीड किए हैं। तो फील्ड सेटिंग में भी आप देख लें, इंडिविजुअल इनिशिएटिव भी फील्डर्स का नजर नहीं आया। मैच क्लोज चला गया, लेकिन अगेन शताब खान और साइम अयूब ने 5 ओवरों में 52 रन दिए हैं जी, एंड दे कुड नॉट टेक एनी विकेट। सो आई पर्सनली फील कि थोड़ी सी अगेन शैबी टीम सिलेक्शन, फेवरेटिज्म पे आपने टीम पे वही उस पर बेस की और अपने रेपुटेशन पे आपने खिलाने की कोशिश की। अदरवाइज आई थिंक इट वाज ओवरऑल अ गुड गेम ऑफ क्रिकेट, क्योंकि ये इंग्लैंड की टीम बीटेबल थी। ये इंग्लैंड की टीम की काफी मसाइल थे, वो हैरी ब्रूक का आउटस्टैंडिंग खेल गया एंड इट वाज द इनिंग्स ऑफ फ्लरिश। बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी इनिंग्स उनकी हुई है, फिर विल जैक्स के साथ जो पार्टनरशिप हुई है इनमें। बट आई पर्सनली फील कि पाकिस्तान लैक्ड मिडल ओवर्स में, जहां पे वो उस्मान तारिक वाला काफी इनको हॉन्ट करेगा टू रिमूव हिम आफ्टर ही हैड टेकन अ विकेट। मुश्ताक साहब, सर आप पहले अपना इनिशियल कमेंट दे दीजिए, फिर मैं सवालात का सिलसिला जो है मैं शुरू करूंगा। आपकी नजर में, डॉक्टर साहब ने तो बता दिया कहां कहां पे उनकी नजर में गलती हुई, योर कमेंट ऑन दैट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई थिंक वेरी सिमिलर, वेरी काइंड ऑफ सिमिलर थिंग कि इन्होंने जब आपको यू हैव टू ब्रिंग योर बेस्ट बॉलर टू बेस्ट बैट्समैन। जब हैरी ब्रुक्स बहुत अच्छा खेल रहा था तो आई थिंक मुझे उनके इंटेंट से पता चल रहा था कि दे वर अंडर प्रेशर अगेंस्ट उस्मान तारिक। तो आपने उनको बहुत जल्दी एक्सपोज करना चाहिए था उनके सामने। और ऐसे होता है क्या कि आप ऐसे मैच तब भी जीत सकते हो जब आप विकेट लेने की कोशिश करते हो। इसमें आपको कई दफा मिड ऑन टैक्टिकल चीज है ये, मिड ऑन ऊपर रख के हैरी ब्रुक्स को कहते हैं कि ओके इफ यू वांट टू गो ओवर द हेड ऑफ फील्डर्स गो फॉर इट। आई थिंक ऐसी लेराना कैप्टनसी जो होती है ना वो बहुत मैटर करती है। एंड आई थिंक जिस तरह डॉक्टर नुमान ने कहा है कि इब्रार का खेलना इनके खिलाफ बहुत जरूरी था, क्योंकि दे आर नॉट गुड अगेंस्ट स्पिनर्स। और आपने श्रीलंका के खिलाफ भी इनको देखा हुआ था कि ये जीत तो गए थे मगर बहुत श्रीलंका ने बैटिंग गंदी की थी इसलिए जीत गए थे, वरना इनकी बैटिंग स्पिन के खिलाफ मिडिल ऑर्डर में अच्छा नहीं खेल रही थी। इसलिए हैरी ब्रुक्स को आज उन्होंने नंबर 3 पे खेल दिया, जो कि वो नंबर 5 पे खेल रहे थे, ताकि ही कैन गो एंड प्ले फ्रीली। सो आई थिंक ओवरऑल इंग्लैंड की फील्डिंग बहुत गंदी थी, मैंने कभी ऐसा उनका स्टैंडर्ड नहीं देखा था। मगर पाकिस्तान फिर अगेन 3 विकेट लेने के बाद दे शुड नॉट लेट देम गो टू विन दिस गेम एक्चुअली। मैं बिकॉज हम लोग इस वक्त कैप्टन के बारे में बात कर रहे हैं, डॉक्टर साहब एक कंपैरिजन तो मुझे जरा बताइए हमारे कप्तान का और उनके कप्तान का। मतलब दोनों एक ही नंबर के ऊपर बैटिंग करने आए, लेकिन आपका कप्तान जो है अपने आप को वन डाउन ला के भी मुसलसल फेल हो रहे हैं। व्हेन इट्स टाइम टू एक्चुअली परफॉर्म अगेंस्ट अ बिग टीम आप फेल हो रहे हैं बार बार, लेकिन आप अपने आप को डिमोट करने के लिए तैयार नहीं है। बाबर आजम के हवाले से चले वो मैं दोबारा डिस्कस करता हूं, बट गिव मी अ कंपैरिजन बिटवीन द टू कैप्टन्स।
ओके एक तो जो हैरी ब्रूक है ना, इज अ जनरेशनल टैलेंट अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स। इसके 11 टेस्ट सेंचुरी हो गई हैं 23-24 टेस्ट में। तो एक तो ये चीज आप जेहन में रखें कि एबिलिटी का और स्किल सेट का तो कंपैरिजन ही नहीं बनता। दूसरा, सलमान अली आगा इज नॉट अ T20 प्लेयर। ही वाज रॉन्गली अपॉइंटेड एज पाकिस्तान कैप्टन। इनकी 11 में जगह नहीं बनती थी। लेटली आके जब श्रीलंका का टूर हुआ, वन आउट मैच अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया एट होम, इन्होंने थोड़े से कैमियो इनिंग्स खेली। और फिर बाबर जब छोड़ के गया बिग बैश के लिए, तो ये 3 पे आ गए। सलमान आगा ने इस वर्ल्ड कप में 12 की एवरेज से 5 इनिंग्स में 60 रन बनाए। सो यू कैन वेल इमेजिन। दूसरा, कैप्टनसी टैक्टिकली भी और स्ट्रेटेजिकली भी जो है वो बिल्कुल एक्सपोज हो गई इनकी। इंडिया के अगेंस्ट भी जहां पे इब्रार खेला तो उसको आप लेफ्ट हैंडर के अगेंस्ट जो है वो पावर प्ले में ही लेके आ गए। हर एक को पता है कि इब्रार लेफ्ट हैंडर पावर प्ले में उसको मुश्किल हो जाएगी। एंड देन ऑफ कोर्स मतलब ही हैज फेल्ड मिजरेबली एज कैप्टन, और ही डजंट डिजर्व टू बी पार्ट ऑफ द T20 11 एटलीस्ट किसी भी नंबर पे। क्योंकि इन 3 नंबर पे इनको थोड़ा सा फायदा ये हो रहा था कि 2 फील्डर बाहर होते हैं, तो इन्होंने वो जो कैमियोज खेली थी। बट जब बड़ी टीम में आई उन्होंने पकड़ लिया जब बड़ा टूर्नामेंट आया। सो आई पर्सनली फील के सलमान आगा को आपने पुश इन किया है। ही इज अ फैंटास्टिक टेस्ट मैच क्रिकेटर, ही इज अ ब्रिलियंट वनडे क्रिकेटर, बट नॉट T20 इंटरनेशनल। कट फॉर है ही नहीं, ही इज नॉट कट फॉर T20 अनलेस एंड मुश्ताक साहब, ये डॉक्टर साहब जो है वो तो ठीक है, उनकी क्रिकेटिंग एबिलिटी के ऊपर वो कमेंट कर रहे हैं। जारी बात है, कप्तान अगर परफॉर्म ना कर रहा हो तो उसके कंधों पे बोझ जो है वो डबल हो जाता है। उसको लगता है जैसे वो एक रेत का बैग लेके हर जगह घूम रहा है। लेकिन मेरा एतराज तो एक्चुअली उनकी कैप्टनसी के ऊपर है, उनके डिसीजन मेकिंग एबिलिटी के ऊपर है। और एक और इंपॉर्टेंट बात जो एक्चुअली मैं पिछले 2-3 मैचेस से ऑब्जर्व कर रहा हूं, वो बहुत प्रेशर में आ जाते हैं। उनके चेहरे पे ये लगना शुरू हो जाता है कि जैसी कोई टेंस सिचुएशन, कोई प्रेशर सिचुएशन आती है, ही गेट्स वेरी टेंस। और अगर आपका कप्तान, मतलब जारी बात है, आपने माशाल्लाह 92 का वर्ल्ड कप खेला हुआ है, आपका कप्तान अगर तगड़ा नहीं खड़ा हुआ, अगर वो उसके चेहरे की हवाइयां उड़ना शुरू हो जाएं, तो जो बाकी 10 ग्राउंड में खड़े होते हैं वो कप्तान को देख के तो और डिमोटिवेट हो जाते हैं। स्पेशली हमारे जो पाकिस्तान और इंडिया और बांग्लादेश और श्रीलंका है ना, यहाँ के कप्तान का परफॉर्म करना बहुत जरूरी होता है। बिकॉज ड्रेसिंग रूम को कंट्रोल करने के लिए योर परफॉर्मेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, यू नो व्हेन यू स्पीक। इसलिए जो वो डिसीजन ले रहे थे फील्ड में, वो दे वर नॉट कॉन्फिडेंट डिसीजंस, वो सर्वाइवल डिसीजन के थे। कि जैसे कि लंबा गेम लेके चले, उसको ओवर करवा दें, कितने ओवर खत्म हो जाएंगे, हम 20 ओवर तक इनको पकड़ सकते हैं, यू होपिंग फॉर द बेस्ट जब आप परफॉर्मेंस नहीं करते। तो आई थिंक ये बहुत एलिमेंट जो हम बात कर रहे हैं, ये आगा सलमान को, क्योंकि कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं था। जैसे डॉक्टर नुमान ने कहा कि 5-6 मैचों में 50 रन किए हुए हैं, तो इट स्पीक्स इटसेल्फ बेसिकली। तो आई थिंक मुझे जो लगा है, पाकिस्तान की जो हमने जो गेम खेली है ना, आज जीतना चाहिए था। इंग्लैंड की टीम, दिस टीम यू कैन बीट देम। जिस तरह हमारे स्पिनर थे, अबरार का खेलना जरूरी था, फिर आपको टैक्टिकल गेम खेलना जरूरी था कि वो बैकफुट पे घुसे हुए थे। कोई इन्होंने शॉर्ट लेग नहीं ली, कोई सिली पॉइंट नहीं लिया, कोई मिड ऑन को ऊपर नहीं बुलाया, पॉइंट को ऊपर बुलाते ताकि उनके ऊपर प्रेशर बिल्डअप करते। आपको पता है कितने उन्होंने डबल्स लिए हैं। तो हैविंग सेड दैट, कि जो आपने सलमान आगा की बात की, जब आपका कप्तान कॉन्फिडेंट नहीं ना होता, तो वो जो ड्रेसर रूम से जब आप बाहर निकलते हो, जब आप व्हेन यू टॉक टू द गाइज, जैसे क्रिकेटर बता रहा हूँ, तो आपको गट फीलिंग आना शुरू हो जाती है कि ये क्या कह रहा है, यू नो वो आपके लफ्जों में पावर नहीं रहती। आपको वो आपके वो जो अल्फाज होते हैं वो डजंट गो टू इनटू योर हार्ट बेसिकली एज ए क्रिकेटर, एज ए टीम। सो आई थिंक ये मुश्ताक साहब, मैं इसमें एक और बात, क्योंकि जाहिर बात है आप प्लेयर पॉलिटिक्स को भी बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। अब हमारे माजी के अंदर एक्चुअली अब कैप्टन उठा के देखें तो उनको तो इस चीज का भी हमेशा सामना रहता था कि कोई ना कोई लेग पुलिंग टीम के अंदर से चल रही होती थी, ग्रुप बने होते थे, इसको कप्तानी से हटा दो, उसको बना दो, और एक अंदर ही खिचड़ी पकती रहती थी। हम लोग अक्सर इस पे मीडिया के अंदर गुफ्तगू करते थे कि जनाब यहाँ पे अंदर ग्रुप बंदी हुई हुई है और पॉलिटिक्स हो रही है। क्या सलमान अली आगा के साथ भी ये कोई इशू है, या आज जो कुछ भी सूरत हाल हुई है मैच में, ही हिमसेल्फ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दैट? आई थिंक ये बात रखिए मंसूर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है योर परफॉर्मेंस स्पीक्स। आपकी परफॉर्मेंस सारी जो क्या कहते हैं वो पॉलिटिक्स होती है ना, उसको परे कर देती है। एज ए क्रिकेटर मैं विकेट लेता रहूंगा तो मेरा जवाब विकेट लेना है। अगर मैं बैट्समैन हूं तो मैं रन करता रहूंगा। जितनी मर्जी आप पॉलिटिक्स कर लें, जितना मर्जी आप मीडिया में मेरे खिलाफ गेम चला लें, मेरी तो परफॉर्मेंस अगर तगड़ी रहेगी तो मैं आपको डिफेंड करता रहूंगा। जब आप जब कॉन्टैक्ट्स के ऊपर या आप अपना सर्वाइवल के ऊपर जो चलते हो ना, जब आप द वर्ड आई शुड यूज
कि आप जब लोगों के कांटेक्ट से कोशिश करते हो खेलने की, तो आपको अपनी स्ट्रेंथ भी भूलना शुरू हो जाती है, जो थोड़ी बहुत होती है आपके अंदर। तो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह हम क्रिकेट खेले थे, हमारे खुताम थे इमरान खान साहब, जब हम उनके साथ खेलते थे बड़ी सिंपल थी। जवेद मियांदाद, वसीम अकरम, ये एक दो तीन चार मोटी मोटी चीजें करते थे, अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर फोकस करते थे। जब भी क्रिटिसिज्म आता था, टीम हारती थी, सबसे पहले ये अपने आप को टीम में बोलते थे कि लुक, आई डिडंट डू वेल। इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि हम जीत नहीं सकते, तो अगले मैच में वो तगड़े होकर खेलते थे। तो ये कप्तान का हमारे हमारे मुल्कों में बहुत जरूरी है, उनका परफॉर्म करना। और जब आप परफॉर्म करते हैं ना, तो आपको बहुत रिस्पेक्ट मिलती है। फिर आपकी आवाज में इवन यू मेक रॉन्ग डिसीजन, वो सही होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आप कॉन्फिडेंट होकर वो डिसीजन लेते हैं। तो आई थिंक आगा सुलेमान की जो आप बात कर रहे हो, सियासत को अगर आप सामने रख के कॉन्टेक्स्ट पे जाएंगे, या आप कोशिश करेंगे कि सियासत ना हो आपके खिलाफ, आपका एज ए स्पोर्ट्समैन एक ही जवाब बनता है, योर परफॉर्मेंस शुड स्पीक्स। ठीक। डॉक्टर साहब, इस सारे मामले में अभी थोड़ी देर पहले जो कैप्टन्स के नाम लिए मुशी भाई ने, इसके अंदर तो सारे मतलब बहुत बड़े परफॉर्मेंस रहे हैं। चाहे हम वसीम अकरम की बात करें, चाहे हम इमरान खान साहब की बात करें, इंजमामुल हक, मिसबा, शुएब मलिक, ये एक पूरी एक लिस्ट है जिन्होंने अब एक बड़ी आला परफॉर्मेंसेस दिखाई हैं, यानी कि बड़े प्लेयर्स थे। अब मैं इस पूरी लिस्ट को, जो मेरे सामने स्कोर कार्ड है, चले सलमान अली आगा नहीं तो फिर कौन? मतलब मैं बाबर आजम, ट्राइड एंड टेस्टेड, लेकिन बाबर तो खुद भी परफॉर्म नहीं कर रहे। आप जाएं तो जाए कहां? देखें, सबसे पहले तो मंसूर, एक तो ये रोबोटिक कैप्टन है, ही इज अ रोबोट। जो अभी मुश्ताक ने बात की है ना, आपकी रिस्पेक्ट उस वक्त आती है कि अगर माइक हैसन नहीं खिला रहा था अबरार को, ही शुड हैव स्टूड अप एंड सेड कि नहीं यार, ये मेरा प्रीमियर बॉलर है, ये मेरा विकेट टेकर है, एंड ही हैज टू प्ले। तो जब आप ये ऐसे डिसीजंस नहीं लेते और मीकली आप पर्चियों पे टैक्टिकली चलाने की कोशिश करते हैं, इवन मैच को पर्चियां आती है आपके पास और आप डोमिनेटेड होते हैं, तो आपकी रिस्पेक्ट नहीं आती। फिर जब आपकी परफॉर्मेंस नहीं होती तो सेल्फ बिलीफ नहीं होता। ये आपकी T20 टीम जो है ना, ये ओवरऑल होने के तक पहुंच गई हुई है। मैंने आपको बहुत अर्सा पहले कहा था, मुश्ताक मानेगा बिकॉज ही हैज बीन अराउंड इन द वर्ल्ड, कि आपकी क्रिकेट इररेलेवेंट हो गई हुई है। आपने अगर स्ट्रक्चर्ड पावर हिटिंग देखनी थी तो कल वेस्ट इंडीज की स्ट्रक्चर्ड पावर हिटिंग देखनी थी। आज हैरी ब्रुक की जो इनिंग्स थी, दैट वाज द पेस। एक मिनट डॉक्टर साहब एक मिनट, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन आप वेस्ट इंडीज की एग्जांपल दे रहे हैं। ऑब्वियसली बहुत बड़ी परफॉर्मेंस थी, जिम्बाब्वे के खिलाफ थी, बड़ी परफॉर्मेंस थी, लेकिन माजरत के साथ हमारे क्रिकेट स्ट्रक्चर में और वेस्ट इंडीज के क्रिकेट स्ट्रक्चर में कितना को बड़ा फर्क है? नहीं, वो लीग्स खेलते हैं दुनिया में, और वो मॉडर्न क्रिकेट एक्सेप्ट लीग हम भी खेलते हैं, बिग बैश हम भी खेलते हैं सर, हम भी खेलते हैं सर। हम इंडियन प्रीमियर लीग नहीं खेलते, जहां पे आपको टॉप क्लास वर्ल्ड के कोचेस मिलते हैं, एलीट मेडिकल सिस्टम, मॉडर्न फैसिलिटीज मिलती हैं। वो चीजें, हमारा एक्सपोजर उस तरह नहीं हो रहा ब्रांड इक्विटी का, क्योंकि हमें तो अब आप 100 से भी बाहर करने के चक्कर में साउथ अफ्रीका की T20 नहीं खेल हम पाते। सो जहां पे भी इंडियन हैगेमोनी है, हम वहां से बाहर होते जा रहे हैं। तो हमारे मसाइल तो हैं। दूसरा, हमारी स्टोरी ऑफ सेल्फ इन्फ्लिक्शन है। बाबर को दोबारा कप्तान नहीं बनना चाहिए था। कप्तानी बाबर में शुरू में भी नहीं थी, उसकी पर्सनैलिटी नहीं थी, उसकी वो इंट्रोवर्ट था बेसिकली। शाइन को बनाया, शाइन को हटाया। ये टीम जब 2021 में खेली थी ना वर्ल्ड कप, ये वेल इंटीग्रेटेड टीम थी। परफॉर्मेंस इनकी जैसी भी थी, ये एक दूसरे के साथ वेल बॉन्डेड थे। बाद में ये डिसइंटीग्रेट हो गए, इनसिक्योरिटीज क्रेप्ट इन हो गई। इस टीम में सलमान आगा कहाँ से बनना था? अनफॉर्चुनेटली आपका यहाँ पे भी जो कप्तान है, आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। एक टाइम था फखर जमान को कप्तान बनाते और नए प्लेयर्स को आप लेके आए, क्योंकि आपको अब मॉडर्न क्रिकेट की तरफ जाना पड़ेगा। एक वक्त था या ये वक्त है? अभी भी वक्त है। अभी भी आप समझ रहे हैं फखर जमान को एक्चुअली कैप्टन होना चाहिए इस टीम का? इसलिए कि मैं वही कह रहा हूं कि पैट्रोनेज देगा, परफॉर्मेंसेस हैं, पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, तगड़ा है। सर उसको तो आप खुद ड्रॉप करते जा रहे हैं डॉक्टर साहब, वो तो उसकी तो जगह ही अभी पक्की नहीं हो रही, उसको रखना है नहीं रखना, रखना है नहीं रखना। I think Mansoor, I totally agree with you. I'm sorry to jump in. I think we going back again. देखें, फखर को आपने ये मैच खिलाया, वो तो बाहर बैठा हुआ था, उसकी जगह नहीं बन रही थी। तो आई थिंक ओवरऑल जो हमारी जो इस वक्त सर्कमस्टांस बना हुआ ना क्रिकेट का, आई थिंक वी शुड गो एंड रिव्यू आवरसेल्फ कि हमारे 4-5 नए लड़के, जैसे नाफे है, ये 4-5 लड़के नए लेके आए और एक ऐसा बंदा लीडर बनाए जो जिस कॉन्फिडेंटली हमारी टीम जो इस वक्त मंसूर इस वक्त है ना, वो एज ए इंडिविजुअल नहीं जीत सकती। आप इंडिविजुअल प्लेयर नहीं जिताने वाले यहाँ पे एज ए टीम खेल के ये जीत सकते हैं। सजेशन मुशी भाई, थोड़ी परफॉर्मेंस करके ये जीत सकते हैं। सजेशन एज ए इंडिविजुअल कोई ग्रेट प्लेयर नहीं है इसमें। नाम दे मुशी भाई, नाम आप किसको एडवोकेट कर रहे हैं? मेरा ख्याल है अभी कोई इतना रश नहीं करना चाहिए। यू हैव टू लुक कि किसका फ्यूचर अच्छा है। आपने एकदम रैंडमली अगर देखो, साउथ अफ्रीका ने स्मिथ को बनाया था,
अगेंस्ट ऑल द 7 ग्रेट प्लेयर्स दे वर प्लेइंग। शॉन पॉलिक था, बड़े बड़े नाम वाले थे उस वक्त, उन्होंने एकदम उठा के ग्रेम स्मिथ को बना दिया। तो उसकी पर्सनालिटी, मंसूर हमारा होता है पता है क्या, हम एकदम रैंडमली इमोशनल फैसले करके ना एकदम बना देते हैं, फिर फैसले वापस करते हैं। लेकिन हमारा कोई प्रोसेस नहीं है, मैं मुशी भाई, यकीन ही नहीं करते। मैं मुशी भाई, आप सीनियर हमारे, मैं लेकिन एक बात, और मैं अब अपने टीम के कल्चर की बात करने लगा हूं, हमारे कल्चर के साथ प्रॉब्लम है सर। आपने 6 बड़े प्लेयर्स के सामने एक यंग लड़के को अगर कप्तान बना दिया और वो उसको कहे जा बेटा लॉन्ग ऑफ पे फील्ड कर, लॉन्ग ऑन पे कहेगा मैं, तू मैनू कहेगा, मतलब मैं जाऊंगा। आपको पता है यहाँ पे ये इशू है, सीनियर जूनियर का इशू है। हमारे यहाँ तो लड़ाई स्टार्ट हो जाती है कि तू अब मुझे बताएगा मैंने किधर फील्डिंग करनी जाके। आपको पता है? बिल्कुल, आई टोटली एग्री विद यू। बट मंसूर पता क्या है, आपने पर्सनैलिटी को परखना होता है, आप एकदम रैंडमली फैसले थोड़ी करते हैं। जब आपने वसीम अकरम को कप्तान बनाया था, तो वसीम अकरम जब कप्तान बने थे तो हम उनके साथ खेलते थे ना। एकदम जब उनको कप्तानी नहीं आती थी तो एकदम सारे लड़के, उनके जो भी हुआ उस वक्त सर्कमस्टांस, वो यही हुआ था। पाकिस्तान में इस वक्त आप देखेंगे, यू हैव टू लुक बैक, उसमें देखना पड़ेगा कि 2020 में कौन सा बंदा है जिसकी पहले तो जगह बनती है कंफर्म, उसके बाद उसकी पर्सनैलिटी को देखो, उसकी ऑनेस्टी को देखो। ये बड़े एलिमेंट है, हमारे प्रोसेस किसी चीज में भी नहीं है। वो इमोशनल फैसले करके होप फॉर द बेस्ट की बात करते हैं हम। जब तक प्रोसेस किसी चीज में नहीं डालेंगे, प्रोसेस के ऊपर है, सब कुछ डिपेंड करता है। हमारे यहाँ किसी सिस्टम में भी प्रोसेस नहीं है। आप मुशी भाई, आपका कप्तान कौन है? चले मैं इस तरह पूछ लेता हूं, आप बताइए कौन कप्तान होना चाहिए? अगर सलमान अली आगा नहीं, या वही होने चाहिए? गिव मी अ नेम। See, like at the moment, to be honest, I haven't think about it. But अगर मैं गौर से देखूं, अगर मैं पूरे कंसंट्रेशन लेवल से देखूं कि कौन इस वक्त बंदा परफॉर्म कर रहा है, कौन इस तरह अच्छा जा रहा है, तो आपने इफ यू लुक बैक इन 2020 क्रिकेट में, तो अगर आपने देखना है तो साफ ज्यादा फरहान आपका कंसिस्टेंट परफॉर्मर है, और वो डोमेस्टिक क्रिकेट में कप्तानी भी कर रहा है। आपकी कप्तानी वो डोमेस्टिक क्रिकेट में 1-2 लीगों में मैंने उसको कप्तानी करते हुए देखा। बट हैविंग सेड दैट, आई डोंट नो हिम वेरी मच, बट उसकी परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट है। आप कंसिस्टेंट बंदे को रखेंगे। आप हैविंग सेड दैट, ये तो पूरा प्रोसेस के अंदर आपने डालना है, पूरा किस बंदे को ढूंढना पड़ेगा आपको। ठीक है, चले, ये मेरे ख्याल में हम बहुत ज्यादा ही अगर ये टॉपिक डिस्कस कर लिया तो ये भी एक एतराज आ सकता है कि भाई अभी वर्ल्ड कप हो रहा है, आप कप्तानी चेंज करने की बातें कर रहे हैं। लेकिन लेट्स शिफ्ट आवर फोकस अ बिट, एंड आई वांट टू टॉक अबाउट बाबर आजम नाउ, क्योंकि ऑब्वियसली अगर हम सीनियर प्लेयर्स की बात कर रहे हैं, बाबर के ऊपर एक बहुत बड़ा इल्जाम डॉक्टर साहब ये लगता है कि जब पाकिस्तान को जरूरत होती है, बड़ा मैच होता है जहां पे एक सीनियर के, एक लेजेंड को परफॉर्म करने की जरूरत है, और ऑब्वियसली एक वो जो फेमस कंपैरिजन है विराट कोहली के साथ, वो इसी चीज का एक डिफरेंस पैदा करता है कि जनाब बड़े मैच में बाबर परफॉर्म नहीं करते। आज भी बड़ा मैच था, बाबर की परफॉर्मेंस जो है वही रन बॉल के हिसाब से थी तकरीबन। मंसूर, सबसे पहले तो आई पर्सनली फील कि बाबर को 15 में भी नहीं होना चाहिए था, जिस तरह का उनका बिल्डअप था T20s में, बिग बैश में, उससे पहले। फिर आपने जब इनका टेम्पलेट चेंज करवाने की कोशिश की, ये पहले ओपन जब करते थे तो वो मुख्तलिफ टेम्पलेट से खेलते थे। आपने वो जब आपने कहा कि नहीं, वी हैव टू बी प्रोग्रेसिव, तो आपने इनको नंबर 3 देते, यहाँ तो 3 भी नहीं दिया, आप 4 पे ले गए। फिर आपका जो कोच है ड्यूरिंग द टूर्नामेंट, वो प्रेशर में कहता है कि जी बाबर की आईसीसी टूर्नामेंट्स में एज एन ओपनर स्ट्राइक रेट 100 से कम है और 10 ओवर के बाद उसकी जगह नहीं बनती, तो क्या आप उसको 4 ओवर के लिए खिला रहे थे? सो आई पर्सनली फील कि बाबर इस वक्त काफी इररिलेवेंट है T20 क्रिकेट के साथ। सो टू डिस्कस के वेदर ही हैज डिलीवर्ड और नॉट, इसमें बहुत सारी कॉनोटेशंस हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बट ही शुड नॉट हैव बीन पार्ट ऑफ दिस लाइनअप। मैं तो समझता हूँ, शायद मुश्ताक माने या ना माने, ऑस्ट्रेलिया सीरीज से पूरा खिलाते ख्वाजा नाफे को, वो कम से कम आपको इम्पैक्ट तो देता, चाहे 20 करता, चाहे 15 करता, चाहे 25 करता। तो आई पर्सनली फील के एक तो वो रॉन्ग पोजीशन पे खिलाया आपने बाबर को, और वो उसकी गेम ही नहीं है। यू कांट आस्क अ क्लासिकल सिंगर टू जस्ट गेट द स्टेज एंड बिकम अ पॉप सिंगर, उसमें नहीं है, वो इवॉल्व नहीं हुआ। अभी आपको मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, ये जो शिमरॉन हेटमायर है, इसके पिछले साल तक 127 का स्ट्राइक रेट था, अब उसका 173 का है। सो ये इसको आप एवोल्यूशन कहते हैं कि आप इवॉल्व होते हैं जिस तरह गेम इवॉल्व होती जा रही है। जेसन होल्डर 123 का था, अब 193 का है इस साल स्ट्राइक रेट। तो अगर बाबर इवॉल्व नहीं हुआ तो ही शुड नॉट बी पार्ट ऑफ द T20 क्रिकेट। मुशी भाई, आपके कमेंट्स बाबर के हवाले से, डॉक्टर साहब ने तो 15 से निकाल दिया उसे। नहीं, देखिए ये बात बिल्कुल ठीक है। मैं आपको जनरली एज ए क्रिकेटर बता रहा हूँ और एज ए कोच बता रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ कि बाबर की टेक्निक ये क्या क्या है कि स्ट्राइक रेट इसका बढ़ जाएगा, पावर हिटिंग इसको चाहिए, नंबर इसका चेंज कर दिया गया। आई एम वरीड अबाउट हिम कि फॉर 50 ओवर में और टेस्ट क्रिकेट में इसको बहुत देखे, कवर ड्राइव अब बाबर से लग ही नहीं रही।
ही डजंट प्ले दैट फ्लुएंट शॉट जो मिड ऑफ और मिड ऑन के दरमियान मारता था, वो सीधा जो कवर ड्राइव मारता था, उसकी लग ही नहीं रही। पता है क्यों? पावर हिटिंग से क्या किया उसने, अपनी पूरी टेक्निक को खराब कर दिया, मुझे ये लगता है। और टेक्निक जब आपकी खराब होती है, कहते हैं ना वो, व्हेन यू वर्क ऑन योर स्ट्रेंथ यू बिकम द बेस्ट, एलीट बन जाते हो आप। तो आई थिंक बाबर के साथ ये हुआ है, और इसका बाबर को भी इसको कसूरवार कहना चाहिए, क्योंकि बाबर ने क्यों सुना, जबकि बाबर को अपनी स्ट्रेंथ का पता था। वही बाबर था ना जिसने 1100 किया हुआ है 2020 में, वो अपने तरीके से खेल रहा था तो इंपैक्टफुल था इन पिचों के ऊपर। तब भी ये इंपैक्टफुल हो सकता था इन पिचों के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे 160 170 पार स्कोर है। सो जो डॉक्टर साहब ने बात की है, इस वक्त उसका बिल्कुल कॉन्फिडेंस बिल्कुल खराब हुआ है, उसको लेंथ पिक ही नहीं हो रही कि अगला बॉल क्या, अगले खेलना है, पीछे खेलना है। मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ ये बात बता रहा हूँ कि जब स्पिनर पे खेल रहा था, आज आदिल रशीद के खिलाफ खेल रहा था, तो मुझे डर था कि किसी वक्त भी आउट हो जाएगा। उसकी वजह कि उसको टेक्निक उसकी खराब हो गई चौका चक्का मारने के चक्कर में। तो आई थिंक एट द मोमेंट ही नीड्स रेस्ट। मैंने साल पहले ये कहा था, मंसूर आपको उठा के देखना मेरे इंटरव्यूज, मैंने साल पहले कहा था, मैंने कहा बाबर नीड रेस्ट। विराट कोहली ने रेस्ट लिया था, एक साल गया था उसका बुरा, 6 महीने के बाद वापस आया था, तो ही स्टिल द सेम विराट कोहली नाउ। सो आई थिंक बाबर को रेस्ट चाहिए, मेंटली रेस्ट चाहिए, उसको बैक करने की जरूरत है हम सबको, क्योंकि ही स्टिल गॉट क्रिकेट इन हिम। सो आई थिंक एट द मोमेंट ही हैज टू गो बैक, वर्क ऑन हिज बेसिक्स। अगर बेसिक्स तगड़ी करके आएगा, ही विल बी द सेम प्लेयर। और मुशी भाई, जिस तरह बाबर को आप ये तजवीज दे रहे हैं, साइम अयूब के हवाले से भी कोई तजवीज दे दीजिए, क्योंकि जिस किस्म की शॉट आज उन्होंने खेली है, मतलब जोफ्रा आर्चर को वो 143 से लेके 148 के ब्रैकेट के अंदर वो बॉल कर रहा है, उसकी बॉल की स्पीड आप देखें, आप उसे क्रॉस शॉट मारने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब ये, आई एम सॉरी टू से, मैं कोई ना मैं प्रोफेशनल क्रिकेटर रहा हूं ना मैं हूं, लेकिन इतनी कॉमन सेंस तो हमें भी है कि भाई इतना बड़ा फास्ट बॉलर अगर आपके सामने है, उसे क्रॉस शॉट तो आप नहीं खेलते, और इसी तरह पे कैच होना है आपने। आप देखिए सबसे बड़ा जो उसको जो हमारे खेल रहे हैं ना अभी मिडिल ऑर्डर में, आपके 4 बॉलर ऐसे खेल रहे हैं जो इफ दे बैट अ बिट एंड दे बॉल अ बिट। हाँ, ये जो असाइम के साथ हुआ, ये भी हम देखें ना, 2 ओवर कर लेगा, 3 ओवर पक्के 4 ओवर करवाने लगे, एंड वी फॉरगॉट कि ऊपर से रन्स करने वाला बंदा चाहिए हमें। ओपनर पे आपको ऐसा बंदा चाहिए जो कंसिस्टेंसी दे सके। आपकी एक विकेट गिरती है तो आपका मतलब है कि आप पीछे चले जाते हो। आप 4 ओवरों के चक्कर में, मैं ये पिछले, आप ये भी, आई एम कमिंग बैक टू माय पॉइंट अगेन, मैं काफी देर से ये भी कह रहा था बीइंग ए पाकिस्तानी कि पाकिस्तान को टीम के जेन्युइन बैट्समैन खिलाने चाहिए, जेन्युइन बॉलर खिलाने चाहिए, इफ एंड बट्स पे ना जाएं, क्योंकि ये टीम को टूर्नामेंट में नहीं जिता सकते। मुशी भाई, आज इस डिबेट पे, अब जाहिर बात है ये थ्योरीज हैं, अब यू आर अ कोच योरसेल्फ, मैं डॉक्टर साहब से भी इस बात पे कमेंट लेना चाहूंगा कि एक ये थ्योरी है, एक थ्योरी ये है कि जी 8वें 9वें तक जो ऑलराउंडर लेके जाएं, आपको थोड़े से बैट्समैन, थोड़े से बॉलर, इस किस्म की वैरायटी आपको चाहिए। लेकिन एक थ्योरी जो मेरे ख्याल में इमरान खान साहब की हुआ करती है, नहीं, स्पेशलिस्ट बैट्समैन होना चाहिए, स्पेशलिस्ट बॉलर होना चाहिए, स्पेशलिस्ट विकेट कीपर होना चाहिए। आपको तो खैर विकेट कीपर भी पार्ट टाइमर ही लग रहा है मुझे, मतलब जाहिर बात है आज उसने कैचेस अलबत्ता अच्छे किए हैं, लेकिन ही इज नॉट अ फुल टाइम विकेट कीपर। इस पर क्या कॉमेंट है आपका? मैं मंसूर, जब वर्ल्ड कप 92 का था, तो आप यकीन मानिए कि एकदम पता चल जाता था उनको कि इस वक्त पार्टनरशिप बिल्ट अप हो रही है। वो मुझे और वसीम भाई को लेके आ जाते थे, हम 2 उस वक्त स्ट्राइकर थे, नॉट ओनली 92 के वर्ल्ड कप में, नेहरू कप में, शारजा में, जहां पे भी हम खेलते थे, उनको पता था कि जैसे ही पार्टनरशिप, वो लंबा नहीं सोचते थे, वो कहते थे व्हेन यू आर 3 विकेट्स डाउन मेक श्योर किल द गेम देयर, आप ऑपोजिशन को उठने ही ना दो। ये तब होता है जब आप जेन्युइन बॉलर्स के साथ जाते हो। अभी जब आपको पता है, नवाज नो डाउट वेरी टैलेंटेड क्रिकेटर, बट एक नवाज, एक शदाब सेम कैटेगरी के प्लेयर हैं, फहीम सेम, 5 मैच खेला, 1 ओवर नहीं करवाया, उसे बैट्समैन 7वें नंबर पे खिला रहे हैं, आप 8वें नंबर पे खिला रहे हैं। एक मैच में उसने नीदरलैंड के खिलाफ स्कोर कर दिया, तो आपने एकदम कह दिया जिता दिया, ये हो गया, फलां हो गया। बड़ी टीमें कहां करने देती है मंसूर आपको, बड़ी टीमें जीतने नहीं देती आपको इस तरह। उनको पता चल जाता है कि ये इनके कितने, और 2 विकेटें गिरती हैं तो उनको पता चल जाता है हम पकड़ लेंगे। आप यकीन माने, इंग्लैंड ने आज इतनी गंदी क्रिकेट खेली है, इतनी गंदी क्रिकेट खेली है, यू हैव नो आइडिया। ये जब उनका हमारे 3 आउट हो गए थे, दे शुड नॉट लेट पाकिस्तान स्कोर इवन 120 रन्स, टू बी वेरी ऑनेस्ट। उन्होंने फील्डिंग गंदी की, बॉलिंग गंदी की, इसके बावजूद पाकिस्तान को, हमने उनसे भी गंदी की, हमने उनसे भी गंदगी की। आपने क्या गंदगी दिखाई, हम आपको इससे एक स्टेप आगे जाके दिखाएंगे हम आपको। नहीं, इसलिए कि ये पता है क्यों क्रिकेट तब खेली, टूर्नामेंट जीतने के लिए आपको जेन्युइन बॉलरों के साथ खेलना पड़ेगा, जिनको पास है कि विकेटें चाहिए भाई, विकेटें लेने। अगर आपने 3 ओवर करने हैं, मुझसे 3 ओवर कराने हैं, छोड़ा मैं 20-25 रन कर दूंगा, वेयर आई गो, नोवेयर, आई एम नो गोइंग नोवेयर, टू बी ऑनेस्ट। डॉक्टर साइम को जी, साइम का इसलिए तो प्रॉब्लम आ रहा है, साइम को पता है मैं नहीं ड्रॉप होऊंगा, क्योंकि मैं 4 ओवर करने वाला बॉलर भी तो हूं ना साथ।
ठीक है मंसूर डॉक्टर साहब। मंसूर आप जो बात कर रहे हैं ना, बिट्स एंड पीसेस ऑलराउंडर्स, ये अब जो मॉडर्न क्रिकेट है ना T20, इसमें आपको स्पेशलिस्ट बॉलर्स चाहिए, स्पेशलिस्ट बैट्समैन चाहिए। अब तो आपके स्पेशलिस्ट फील्डर्स भी आ रहे हैं, जिसमें ग्लेन फिलिप्स वगैरह को तैयार किया जा रहा है। आपके पास बिट्स एंड पीसेस हैं। ऑलराउंडर होता है हार्दिक पांड्या की तरह, पूरा बैट्समैन या पूरा बॉलर, जिसपे आप बैट्समैन पे एक शॉट चले जाएं, एक बॉलर शॉट चले जाए, वो रिकम्पेंस करे। आपने बिट्स एंड पीसेस वाले रखे हुए, मुश्ताक ने बिल्कुल ठीक कहा है। फिर आपने एक अजीबो गरीब किस्म के, एक ही किस्म के रखे हुए हैं, सो और उनको अंडर यूटिलाइज करते हैं, उनको अपॉर्चुनिटी नहीं देते। तो मेरे ख्याल में बिगेस्ट मिस्टेक वॉज कि आपने ऊपर के टॉप ऑर्डर को अपने घुसाया हुआ है, मिडिल ऑर्डर बनाया हुआ है। आपके पास कोई स्पेशलिस्ट मिडिल ऑर्डर बैट्समैन भी नहीं था जो कि पीरियड ऑफ कंसोलिडेशन में रन चलाए भी, रोटेशन भी करे और हिटिंग भी करे। वेस्ट इंडीज के पास भी जो नीचे आते हैं 5 6 7 पे, वो 4 4 ओवर पूरे करते हैं, उनको छुपाने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं डॉक्टर साहब जहां ऑलराउंडर्स की स्पेशलिस्ट की बात हो रही है, शाहीन शाह अफरीदी को पिछले मैच में आपने ड्रॉप किया, इस मैच में वो आए, अपनी मैच की पहली गेंद के ऊपर वो विकेट भी ले गए और अच्छी बॉलिंग आज उन्होंने की, मतलब क्रूशियल विकेट्स उन्होंने हासिल की। अब मुझे तो कभी कभार पाकिस्तानी खिलाड़ियों के हवाले से लगता है कि जहां एक कोई भी खिलाड़ी जो है ऑन द वर्ज ऑफ ड्रॉप आउट होता है, वो कोई ना कोई अच्छी परफॉर्मेंस दिखा के जो है ना वापस आ जाता है। अब आप शाहीन शाह अफरीदी को अगर कल को ड्रॉप करने की बात करते हैं, वो तो कहेंगे जनाब मेरा मैच देख लें इंग्लैंड के खिलाफ, मैंने तो अपना काम करके दिखाया। यार मंसूर, जो आप बात कर रहे हो ना, शाहीन का जब से नी इंजरी हुई है उसके बाद से उसके बहुत प्रॉब्लम्स आए हैं, उसके बाद मैकेनिकल प्रॉब्लम्स भी आगे हुए हैं। अभी भी लग रहा था वो जो उसका ये एक बिग बैश खेलते हुए अगेन रिकरेंस हुई थी, एक Tier 1 या Tier 2 था लिगामेंट इंजरी, वो शुरू में लगा है इन 2 मैचेस जो खेला था कि वो फुली फिट नहीं है। आज उसने जो अच्छा काम किया, ही वाज हिटिंग द डेक हार्ड, और वो अपने एक्सपीरियंस को बुरे कार ला के, सो दैट वाज द वे ही कुड हैव गॉटन बैक हिज रिदम। उसने वाकई बहुत अच्छी बॉलिंग की है जो 4 आउट किए। मुश्ताक साहब, ये शाहीन शाह अफरीदी की जगह अभी बरकरार रहेगी आपके ख्याल में इस वर्ल्ड कप के बाद भी, या नाउ इट्स टाइम टू थिंक वी हैव टू मूव ऑन? आपने एक बड़ी अच्छी बात की, पता है, व्हेन वी बिकम अंडर प्रेशर, ना कि मेरी जगह निकल रही है। अब शहीन ने आज बॉलिंग क्या की है, उसने बेसिक्स पे आप बॉलिंग की है, उसने अंदर लेके आने की कोशिश की, लेंथ 6 to 5-7 मीटर की है उसने बॉल, जो एक टेस्टिंग लाइन लेंथ होती है ओपनर के लिए, उसने बाहर निकाला, आज अंदर लेके नहीं आया। अब वो सारे अंदर के चक्कर में बैठे थे, इसलिए कॉर्ड बिहाइंड हुए दोनों। आप देखें वो हैरी ब्रुक्स भी जो 2-3 बॉल खेला, वो अंदर खेलने के चक्कर में 2 दफा बीट भी हुआ है। इसलिए ये क्रिकेट जो है ना, ये माइंड गेम है। इसके स्किल के साथ साथ जितना माइंडसेट आपका चलेगा, यू कीप रिस्पेक्टिंग दिस गेम रिस्पेक्ट यू बैक। अच्छा होता है कि स्किल लेवल आपको एक तरह तो ले जाते हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं ना। अब ये शहीन के ऊपर जब प्रेशर पड़ा, उसको निकाला गया, उसको नहीं खिलाया गया, उसने आती आज देखो कितनी अच्छी बॉलिंग की है। इसलिए कि उसको पता था कि मैंने विकेट नहीं लेनी, मैंने आई हैव टू कंट्रोल द थिंग्स, आई हैव टू गो ऑन अ बेसिक्स। अब ये हमारे जो जितने भी प्लेयर है ना इस वक्त, अनफॉर्चुनेटली इनको बहुत जरूरी है इस टीम को डेवलप करने के लिए। प्रॉमिस टू यू कि इस वक्त हमारी जो मिडिल ऑर्डर है, हमें 4-5 जेन्युइन बैट्समैनों के साथ जाना पड़ेगा और हमें जो जितने भी मुंडे खेल रहे हैं, तुसी चुक के देख लो, उठा के देख लें आप, एक बंदा भी जो है जिसके ऊपर आप रिलाई कर सकते हो कि ये ना ही कैन गो लॉन्ग एट द मोमेंट। सर मैं कर लेना सर, तुसी मैंने चैलेंज किया तो मैं कर लेना। उस्मान तारिक ने सर पूरी दुनिया को तकलीफ दी हुई है, इसको उसके बॉलिंग एक्शन के मजबूर कर दिया। दूसरी टीमें जो है वो उसको अडॉप्ट करके जो है उससे नेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उस्मान तारिक है हमारे पास सर, ऐसी भी कोई बात नहीं। और आज देख ले अंडर प्रेशर उससे क्या हुआ है, कैच भी छूट गया उससे, और उसने आज जो बॉलिंग की आखिरी 2 ओवर जो उसको इंपैक्टफुल था, किसी ने कोई बात की उससे, अंडर प्रेशर इतने थे। मैं कमेंटेटर्स की बात सुन रहा था, वकार ने बड़ी अच्छी बात की कि हम इतना, वो बॉडी लैंग्वेज गिर गई थी, किसी ने, एक बंदे ने जाके उस्मान तारिक को नहीं कहा यार तुम्हें वो पीछे घुस के खेल रहे हैं, सारे वेट कर रहे हैं, छोटे बॉल का पीछे गिर रहा है तुम्हारा बॉल, मुंह में कर लो ये आउट हो जाएंगे। एक दफा भी उसने मुंह में गेंद नहीं की और सारे वो बैकफुट पे, आप उठा के देखने सारे के सारे बॉल बैकफुट पे खेल रहे हैं वो। मैं डॉक्टर साहब, मैंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज नोट की, जरा इस पे कमेंट किए, बल्कि इस पे मुशी भाई भी बाद में कमेंट करेंगे, लेकिन डॉक्टर साहब पहले आप कीजिएगा। मैंने आज साइम अयूब की एक गेंद देखी जिसमें उन्होंने एक्चुअली पॉज किया। अब आई हैव नेवर सीन साइम अयूब डू दैट, लेकिन आज मैंने उनको देखा कि उन्होंने भी ये उस्मान तारिक वाला ये जो स्टाइल है, ये कहीं दूसरे भी अब कॉपी करना तो नहीं शुरू करेंगे, पॉज देने वाला? नॉट रियली, बिकॉज उसका देखिए इसमें बड़ी थिन लाइन है। उस्मान, मुश्ताक आपको बेहतर बताएगा, उस्मान रेपिटेटिवली वो करता है और उसका वो पार्ट ऑफ द एक्शन है, इसलिए वो चैलेंज नहीं हो सकता। अगर ये बाकी बॉलर ने कोशिश की तो बैट्समैन ही हट जाएगा, यू नो। सो इम्पोर्टेंट है कि ये इतना आसान नहीं है। आपने साइम का नाम लिया ना,
कोई टीम चैंपियन टीम नहीं बन सकती जब उसका जो मेन फ्यूचर होप और ओपनर जो है वो एज ए बॉलर अपने आप को टेकन फॉर ग्रांटेड लेके मैं इस टीम में रहूंगा, ठीक। और जो उसका काम है वो काम ना करे और अपना रोल डिफाइन ना करे। अब मुशी भाई, योर वर्ड्स ऑन उस्मान। अभी थोड़ा तो आपने कमेंट किया, लेकिन हिज एक्शन, आपके ख्याल में ये यूनिक एक्शन, क्योंकि जारी बात है आप भी एक लेजेंडरी स्पिनर रहे हैं, एक नई यूनिक सी चीज है जो वर्ल्ड क्रिकेट में अब आ रही है। मैंने सुना है कि और भी चंद माजी के अंदर बॉलर्स ये करते रहे हैं, लेकिन अब इस किस्म के नए स्पिनर्स भी हम देखेंगे अनकरीब। 100% ऐसे जब ऐसे खिलाड़ी आते हैं तो लोग जो बचपन में आप देखें कितने लोग होते हैं एकदम जो कि पॉपुलैरिटी किसी को मिलती है तो लोग उसकी तरह कॉपी करने लग जाते हैं। अब श्रीलंका में देखें कितने मलंगा खेल रहे हैं, स्लिंगी बॉलर खेल रहे हैं। तो आई थिंक उस्मान तारिक को अभी प्रोएक्टिवली, आज उसने बॉलिंग अच्छी नहीं की, ट्रस्ट मी, अगर वो अच्छी बॉलिंग करता तो इन्होंने कहीं पे नहीं, हैरी ब्रुक्स से बिल्कुल पीछे घुसा हुआ था। आई ट्रस्ट मी, अगर कोई भी उसको मैसेज करता कि इसको स्लो बॉल करो और मुंह में करो, और उसका अंदर आता हुआ बॉल उसको डंडा उड़ जाना था, क्योंकि 2 दफा वो बचा है जैसे ही वो बहुत अगले बॉल को पीछे खेल रहा था। सो जो आपने कहा उस्मान तारिक के एक्शन के बारे में, उस्मान तारिक का एक्शन बहुत जल्दी इंटरनेशनली लोगों ने पकड़ के प्रैक्टिस करना शुरू कर देनी है इसको। लाइक हम एज ए लेग स्पिनर हम हमेशा से प्रोएक्टिवली काम करते रहते थे कि अब अगले स्टेप में ये टीम में ने ये काम किया तो मैंने एक स्टेप आगे कैसे निकलना है, टैक्टिकली भी और टेक्निकली भी। तो आई थिंक ये 2-3 चीजें बहुत जरूरी हैं। लास्ट क्वेश्चन डॉक्टर साहब। सॉरी मंसूर, ये बहुत जरूरी बात है कि यकीन करें, मैं तो अल्लाह का शुक्र इंटरनेशनली आई एम डूइंग माय कोचिंग। पाकिस्तान के पास 6 स्पिनर हैं और दे हैवंट गॉट ए गुड स्पिन बॉलिंग कोच। दे हैव सकलैन मुश्ताक ओवर देयर इन पाकिस्तान, सईद अजमल है, आपके 2-3 और स्पिनर पड़े हुए हैं, शाहिद अफरीदी पड़े हुए हैं। किसी एक बंदे को आप रखें ताकि जब मेंटली ऐसा बड़ा मैच आता है उसमें टेक्निकल और टैक्टिकल से अलावा भी माइंड की गेम भी होती है स्पिनर को बताने के लिए कि तुमने एग्जीक्यूट कैसे करना है प्लान, एंड पाकिस्तान डोंट हैव दैट। मैंने इतनी ज्यादा स्पिनर्स के हवाले से गुफ्तगू कर ली है, मैं कभी सोच नहीं सकता था कि पाकिस्तानी टीम जो फास्ट बॉलर्स के हवाले से मशहूर होती थी, हम स्पिनर्स को ऊपर जो है इतनी डिबेट करेंगे। डॉक्टर साहब, हमारे पास वो फास्ट बॉलर्स जो माजी में चाहे वसीम अकरम हो, इमरान खान साहब हो, शुएब अख्तर हो, मतलब मोहम्मद आमिर, वो भी एक बहुत अच्छे बॉलर थे, आखिर उनको क्यों नहीं डिस्कस करें? आमिर को मतलब अब खरीदने के लिए कोई तैयार नहीं है अभी पीएसएल के हवाले से। व्हाट इज रॉन्ग? हम लोग फास्ट बॉलर्स अब वो उस लेवल के क्यों नहीं प्रोड्यूस कर रहे? यार हम इसलिए नहीं कह रहे कि आपका एक कल्चर था, रोल मॉडल्स थे और वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते थे। ये जो आप नाम ले रहे हैं, वसीम हो गए, वकार हो गए, ये 1000 ओवर काउंटी में करके आते थे। ये मुश्ताक तो आपके पास, ये तो आप लकी हैं कि स्पिनर्स आ गए। मुश्ताक ने मेरे ख्याल 150 साल के बाद काउंटी जिता दी थी समरसेट को चैंपियनशिप। तो ये लोग प्रोफेशनली खेलते थे, एक्सप्रेस फास्ट बॉलर थे। अब लीग कॉन्ट्रैक्ट ढूंढते हैं, 4 ओवर के बॉलर रह गए हैं, आपके पास 5 दिन के बॉलर नहीं हैं जो 3 सेशन में उसी स्पीड के साथ गेंद कर सकें। आप जिनको कंपैरिजन कर रहे हैं, पर आपके एक्सप्रेस फास्ट बॉलर इसलिए खत्म हो गए, दे आर नॉट रिक्वायर्ड इन शॉर्टेस्ट फॉर्मेट्स। अब तो आप 2 मैच पीएसएल के खेलते हैं, 2 छक्के मारते हैं, पाकिस्तान खेल लेते हैं, 2 डंडे करते हैं, पाकिस्तान खेल लेते हैं। सो आपका प्रोसेस खत्म हो गया, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो गया, आपके पास पिचेस, आपका ये जो डोमेस्टिक सीजन है ये रैप अप किया जाता है। आपकी मतलब नॉर्थ में खिला देते हैं जहाँ पे गेंद इतना नसीम हो रहा होता है, और वहाँ पे वो जो पुराने एक्सपीरियंस बॉलर्स होते हैं टुच्चे किस्म के, वही आउट कर जाते हैं। तो ना आपके उस तरह के लंबी क्रिकेट में स्पिनर्स भी डेवलप नहीं हो रहे। ये आपके नुमान अली और साजिद खान, ये लास्ट लग रहा है कि लंबी क्रिकेट के बॉलर हैं वो ये हैं। आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट बहुत जुबहाली का शिकार है। सो इफ यू डोंट हैव अ स्ट्रक्चर्ड पाथवे, यू आर नॉट गोइंग टू प्रोड्यूस द बॉलर्स। डॉक्टर नुमान नियाज साहब, मुश्ताक अहमद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए वक्त आपने निकाला। राज़ीन, पाकिस्तान की शिकस्त इंग्लैंड के खिलाफ वर्ल्ड कप में अगले मरहले के लिए अब पाकिस्तान का रास्ता जो है वो और भी मुश्किल हो गया, बल्कि आप कह सकते हैं तकरीबन अब बंद ही हो चुका है। खेल के मैदान से तो काफ़ी गुफ्तगू हुई, सियासत के मैदान का रुख करेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले पाकिस्तान टीम की नाकामियों के ऊपर तफसीली गुफ्तगू हो रही थी। अब मेरे कप्तान की टीम यानी कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की टीम के बारे में कुछ बात करते हैं, जहां पे अंदरूनी लड़ाइयों के हवाले से मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं, और लेटली जो चंद बयानात सामने आए हैं उसकी वजह से भी टीम के पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की टीम को परफॉर्म करने में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसी पे मजीद बात करेंगे। सीनियर सियासतदान साबिक वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस बारे में बात जानते हैं। चौधरी साहब, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर एक डिस्ट्रीब्यूशन, एक डिविजन जो है वो काफ़ी ज़्यादा नजर आ रही है। इमरान खान साहब को कल रात को जो है वो एक दूसरा इंजेक्शन लगाया गया, सवाए ट्वीट्स के, सवाए बयानबाजी के पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इसके ऊपर को बहुत ज्यादा मौसर किस्म की आवाज भी बुलंद ना कर सकी। देखिए, बहरहाल इसका तो जो
आई वुड से कि बड़े भारी दिल के साथ ये कहना पड़ता है कि ये तो देखिए ना, फिर खान साहब ने जो एक बुज़दार मॉडल तरीके इंसाफ के ऊपर लगाया, उसका नतीजा कुछ तो निकलना था और वो नतीजा अब निकल रहा है। जब आपने फैसला किया, जैसे पंजाब में आपने फैसला किया कि बुज़दार को लगाएंगे और डायरेक्टली चलाएंगे पार्टी, अनफॉर्चुनेटली जो खान साहब ने ये फैसला किया कि यहाँ पर भी मैं सारे वो लोग लगाऊंगा जिनकी अपनी कोई हैसियत नहीं होगी, तो अब वो लोग इस पोजीशन में नहीं है कि वो इमरान खान की कोई मदद कर सकें, पार्टी की कोई मदद कर सकें। और जब पिछली अगस्त से मेरी आखिरी मुलाकात हुई, उसके बाद तो खैर होने नहीं दी, उसमें भी मैंने खान साहब से यही कहा कि इन लोगों से तो कुछ नहीं हो सकेगा। और मुझे एग्जैक्टली चूंकि खान साहब को जाहिर है कि दिन रात हमारे उनके साथ गुजरे हैं पूरा 10 साल, तो मुझे एग्जैक्टली पता है कि वो फ्रैंक उनका जो माइंडसेट है वो क्या है। और वो उन्होंने ये लोग इसलिए लगाए कि पार्टी जो है वो यहाँ से जेल से जो है वो चलेगी, वो मुमकिन नहीं था। और अब उसके नतीजे में ये, और फिर जाहिर है कि जिस तरीके से हुकूमत ने कह लें या एस्टैब्लिशमेंट ने कह लें कि उन्होंने इस वक्त जो एस्टैब्लिशमेंट में और इमरान खान में एक ही कंसेंसस हुआ है अब तक, और वो कंसेंसस ये है कि पीटीआई नहीं होनी चाहिए। और उन्होंने भी पीटीआई को जो है वो खत्म करने में कोई दकीका फत गुजाश्त नहीं किया, और खुद जाहिर है कि पीटीआई इमरान खान साहब ने भी जो है वो यही किया। अब सारे जब लोग जिनको हटा दिया गया, इलेक्शन नहीं लड़ने दिए गए, देखिए शाह महमूद कुरैशी, परवेज इलाही, मैं, हम लोगों को इलेक्शन ही नहीं लड़ने दिए गए। फिर असद उमर साहब हो गए, इवन परवेज खटक साहब हो गए, और वो सारी टीम जो थी जो पीटीआई कॉन्स्टिट्यूट करती थी, उस कार्डर सारे को ठुड्डे मुक्के मार के निकाल दिया गया। नहीं, लेकिन तो अब उसके बाद लेकिन चौधरी साहब, आज भी अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जो भी टीम है, जाहिर बात है उनकी बहन के जरिए बनाई गई ये टीम है, जिसमें सलमान अकरम राजा साहब सेक्रेटरी जनरल हैं, और इमरान खान साहब ने जाहिर बात है ये मैंडेट दिया है अपनी बहन को, तो जिसकी वजह से आज ये तमाम लोग अपना काम कर रहे हैं ना वहां पे। देखिए, मैंडेट नहीं दिया, प्रॉब्लम ये हुई है कि कोई और बंदा ही नहीं बचा कि आप बताएं ना, अगर रीमा बीबी ना करे तो कौन करेगा? क्या सलमान अकरम राजा को इमरान खान आपके ख्याल में जानते हैं, या वो इमरान खान को जानते हैं, या वो पॉलिटिक्स को समझते हैं? मसलन आप देखिए ना, छोटी सी बात है वैसे तो, कि अभी पाकिस्तान बार काउंसिल का एक सीट खाली हुई, और सलमान राजा साहब ने बजाय इसके कि वो अहमद अवैस या जो सीनियर लोग जो के कर रहे थे बाहर की पॉलिटिक्स, उनको मौका देते, वो खुद ही वहां पे इलेक्ट हो गए, और उसके बाद आज तक वो कभी बाहर में नहीं गए। सो इन लोगों को तो सच्ची बात ये है कि इनको पॉलिटिक्स का भी नहीं पता, इनको तो सिर्फ ये हो गया कि ओहदे खाली मिल गए और ये जंप लगा के उधर बैठ गए। अलीमा बीबी का भी देखें, प्रॉब्लम ये है, लोग अलीमा खान, जो पीटीआई का वर्कर है वो अलीमा खान के साथ है, उज़मा बीबी के साथ है, नूरीन बीबी के साथ है, क्योंकि वो फैमिली है इमरान खान की। और उनके अलावा बंदे ही कोई नहीं है कि जिसकी तरफ वो देखें। या तो होता ना कि इमरान खान फॉर एग्जांपल, चलें जी डॉक्टर आरफ अलवी पे ट्रस्ट करते हैं, या ये जो उनको लीमा बीबी को यही कह देते कि ये जो 4-5 लोग कोट लखपत में कैद हैं, इनसे मशवरा कर लिया करें। अब आप मुझे बताइए कि चौधरी साहब, ये आप जिस कोट लखपत ग्रुप की बात कर रहे हैं, अगर उनसे कोई मुशावरत नहीं कर रहा या कुछ भी है, तो या इवन आपने उस्मान बुज़दार साहब का जिक्र किया है, या आज सलमान अकरम राजा हैं, या अलीमा खान साहबा मैटर्स को हैंडल कर रही हैं, तो कसूरवार तो इमरान खान साहब हुए ना। ही इज द वन हु हैज एक्चुअली गिवन दीज इंस्ट्रक्शंस कि जी ये लोग जो हैं ये शो रन करेंगे, उनसे बात करने की जरूरत ही नहीं है। आप जाके शाह महमूद कुरैशी साहब से मिलते हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप तो उनसे बात भी नहीं कर रही। हाँ, तो यही तो अगर मैंने तो बात ही यहाँ से शुरू की है, जो भी आपने बात कही है कि देखिए ना, खान साहब ने को कहना चाहिए था ना अलीमा बीबी को कि भाई ये जो लोग हैं कोट लखपत में, आप इन लोगों से मशवरा कर लिया करें। आप मुझे बताइए ना कि महमूद रशीद, एजाज चौधरी, यास्मीन राशिद, शाह महमूद कुरैशी जो हैं, उनकी पॉलिटिकल समझ ज्यादा है या गौहर की या सलमान राजा की और इन लोगों की ज्यादा है? अब ये प्रॉब्लम ये है ना कि ये एक, और ये इंटेंशनल लगाया गया है, ये भी नहीं कि आप ये ना समझे कि खान साहब को नहीं पता कि इन लोगों को नहीं पता। खान साहब को एग्जैक्टली पता है कि ये लोग मुकम्मल फारग हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इन लोगों को लगाया है। और उसका जो बुनियादी प्रॉब्लम था वो यही है कि वो ये समझते हैं कि मैं जेल से पार्टी चला लूंगा, वो चल नहीं सकती थी। और इसीलिए मैंने आपसे कहा कि अनफॉर्चुनेटली जो कंसेंसस एस्टैब्लिशमेंट में और इमरान खान में अब 4 सालों में एक ही हुआ, और वो ये हुआ कि पार्टी नहीं होनी चाहिए। सो उसके नतीजे में पीटीआई का बहुत नुकसान हुआ, खुद सबसे ज्यादा नुकसान तो इमरान खान साहब को हुआ, क्योंकि कोई बंदा ही नहीं बचा कि जो उनकी जो था कोई हेल्प कर सकता या पार्टी को खड़ा कर सकते। तो
चॉइस अब यहाँ पे अब लोगों के चूज करने की जहां बात हो रही है तो वहीं पे सुहेल आफरीदी जारी बात है, वो भी इमरान खान साहब की चॉइस है बतौर सीएम केपी के। उनकी जानिब से अब ये इमरान खान रिहाई फोर्स बनाने का जो है वो ऐलान किया गया है। अब आपके, मुझे याद है आप जब पीटीआई में थे तब उस पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने एक टाइगर फोर्स भी बनाई थी, लेकिन अब ये इमरान खान रिहाई फोर्स बनाई गई है। इसके ऊपर आपका क्या कमेंट, आपके ख्याल में कुछ कर सकती है या नहीं? देखो ना, फिर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये आईएसएफ फारिग हो गई, इसका मतलब है आपकी जो यूथ है वो फारिग हो गई। तो आपने पार्टी के अंदर एक नया स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया ना। इसका मतलब आप क्या कह, सोहेल अफरीदी क्या कह रहे हैं? सोहेल अफरीदी कह रहे हैं कि ये जो पार्टी है ये बिल्कुल बेकार है, आईएसएफ जो है वो बिल्कुल फारिग है, ये यूथ बिल्कुल फारिग है, मैं अपनी एक नई जो है वो इसके अंदर फोर्स बना दूंगा। तो आपने पार्टी के स्ट्रक्चर के साथ एक और स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया है, जो जाहिर है कि पार्टी कोई और बंदा, इसीलिए तो आप देख रहे हैं ना कि सोहेल अफरीदी की इस बात को पार्टी के अंदर ही करेंसी नहीं मिल रही। ठीक। अब वो ये सोहेल अफरीदी जो हैं वो एक्चुअली बाकियों से तो बेहतर सियासतदान है, क्योंकि वो बहरहाल नीचे से ऊपर आए। ठीक। लेकिन उनका प्रॉब्लम ये है कि वो पार्टी लीडरशिप के कद के आदमी नहीं है, लिहाजा वो एक पैरेलल बना के बॉडी उसको जो है वो खड़ा करना चाहते हैं। ठीक। वो कर नहीं सकेंगे क्योंकि पार्टी के अंदर ही रिवॉल्ट हो जाएगा। आप देखिएगा ना, आईएसएफ और यूथ ही खड़ी हो जाएगी, पूरे पाकिस्तान में खुद पार्टी सारी खड़ी हो गई है, वो कर सकेंगे नहीं। उन्होंने कोशिश की है जो मेरे ख्याल एक बेकार कोशिश। चॉइस साहब, आप जहाँ कोशिशों की बात हो रही है, आप खुद नेशनल डायलॉग की आप कोशिश कर रहे हैं। अब ये सुनने में आ रहा है कि महमूद खान अचकजई साहब के भी जो है वो शायद इस हफ्ते से एक मुज़ाकरात का अमल जो है मौजूदा हुकूमत के साथ शुरू हो सकता है। कितनी उम्मीद है आपको महमूद खान अचकजई साहब का कोई बड़ा ब्रेक थ्रू ले सकेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि अचकजई साहब इमरान खान के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस लाने वाले लोगों में वो सुर्खेल में शामिल थे जो नो कॉन्फिडेंस लेके आए। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन की लीडरशिप वो सारी लीडरशिप है जिन्होंने इमरान खान की हुकूमत को घर भेजने में बड़ा अहम किरदार अदा किया, चाहे वो जुबैर साहब हों, चाहे वो अचकजई साहब हों, चाहे अख्तर मेंगल हों, चाहे बाकी दोस्त हों हमारे सारे। और वो लोग जो हैं उनका इमरान खान से कोई इतना गहरा ताल्लुक नहीं है, ना ही इमरान खान उनको जानते हैं। अब ये जो मुज़ाकरात की बात है, इसका ज्यादा से ज्यादा मकसद यही है ना कि आप इमरान खान जो है वो माइनस रहें और हमें असम्बलियां चलाने दें। ठीक। जो अचकजई साहब का सारा जो थीम है तरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन का, वो क्या है? पार्लिमानी सियासत करनी चाहिए। पार्लिमानी सियासत क्या है? इमरान खान जेल में रहें, वहां से बनीगाला चले जाएं, हम लीडर ऑफ अपोजिशन बन गए, हम चलाते रहेंगे ऐसे ही। ठीक। देखें, ये तो इमरान खान नहीं मान सकते ना, कोई भी नहीं मानेगा। इसलिए जब तक आप इसके ऊपर क्लैरिटी नहीं लाते कि मुज़ाकरात को, और मैं जब एयाज सादिक साहब से मिले, हम राना सनाउल्लाह साहब से मिले, बाकी जो नून लीग के अहम वज़रा लोग हैं उनसे मिले, मैंने उन्हें कहा कि आप मुज़ाकरात कर रहे हैं, दूसरी तरफ कौन बैठेगा? आप मुझे ये बताएं कि जब आप शाह महमूद कुरैशी को, एजाज चौधरी को, महमूद रशीद को, यास्मीन राशिद को दूसरी तरफ नहीं बिठाएंगे तो इमरान खान का पॉइंट ऑफ व्यू कैसे आएगा? अचकजई साहब का और तरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन का जो समझिए कि जो ख्वाहिश है वो इमरान खान की ख्वाहिशों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। अच्छा। और इसीलिए मैं नहीं समझता कि ये मुज़ाकरात आगे चले। नहीं, लेकिन चॉइस साहब, उनको पूरी सपोर्ट खान साहब की जानिब से मिली है। अलीमा खान साहब ने बताया है, बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि खान साहब ने इनको मैंडेट दिया है इस काम का। तो इमरान खान को उन्होंने जाके कहा है कि हम चाहते हैं कि पार्लिमानी सियासत चले और आप बनी गला बैठ जाएं। सर, वो तो जब टर्म्स एंड कंडीशंस फाइनल होगी तो तब पता लगेगा। नहीं तो अभी आपकी assumption है कि ये चीजें होंगी। वी डोंट नो सेटलमेंट क्या होती है। नहीं, एजम्पशन नहीं, ये तो डिक्लेयर्ड तरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन की बात है। और अगर आप उनकी बात सुने, वो बार बार उन्होंने शुरू तो यहाँ से किया कि जी इमरान खान की रिहाई हमारा एजेंडा नहीं है। तो भी रिहाई एजेंडा नहीं है तो बाकी आपने क्या करना है? तो फिर आप अगर उसका कंपैरिजन आपके फॉर्मूले के साथ किया जाए, अगर मैं आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर सपोर्टर इस वक्त अगर आपको सुन रहा है, आपके एजेंडे पे सबसे पहली चीज ये है कि इमरान खान साहब की रिहाई होनी चाहिए। हमारी जो एजेंडा है उसमें यह है कि नेशनल गवर्नमेंट बनाए भाई आप। अच्छा। और इमरान खान की मर्जी शामिल होनी चाहिए इस हुकूमत के अंदर, नवाज शरीफ की मर्जी शामिल होनी चाहिए, आसिफ जरदारी की शामिल होनी चाहिए। प्रॉब्लम क्या है? जो आपने अपने बड़ी दफा इस बात का एक्सप्रेस किया है, प्रॉब्लम यह है कि इमरान खान का कद इतना बड़ा हो गया है कि ये खौफ है कि इमरान खान आज इलेक्शन कराएंगे तो इमरान खान इलेक्शन जीतता है 2/3 मेजोरिटी से, तो वो आके हमारे रिवेंज पॉलिटिक्स शुरू हो जाएगी। हमें उठा के, जो राना सनाउल्लाह ने तो एक्सप्रेसली कह ही दिया ना कि हम उनको छोड़ देंगे ताकि वो आके हमें जेलों में डाल दें। देखिए, इस खौफ को दूर करने के लिए हमें एक बफर पीरियड चाहिए जिसके अंदर पार्टियां मिल के काम कर सके, बड़े रिफॉर्म भी कर सकें।
इस हुकूमत का प्रॉब्लम ये है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब। टाइम की कमी की वजह से आई हैव टू रैप दिस अप। नाज़रीन, प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।